हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मकर संक्रांति का दिन है। तो इस मकर संक्रांति के दिन पर आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आज का हमारा नया टॉपिक है गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो आज हम गांधी जी के प्रारंभिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। तो इनके चर्चा करने से पहले कुछ बातें आपको बता दें कि गांधी जी का टॉपिक जो है इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, चाहे यूपीएससी का परीक्षा हो, चाहे स्टेट लेवल के जितने भी परीक्षा हो, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, जितने भी हैं स्टेट लेवल के हिंदी माध्यम के, सब जगह इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो खासतौर से समीक्षा अधिकारी में तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आइए इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं और हम आपको उन्हीं तथ्यों से अवगत कराएंगे जो परीक्षा केंद्रित हो। तो खासतौर से समीक्षा अधिकारी का जो परीक्षा होने वाला है उनके विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही सहायक होगा। तो मोहनदास गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। दूसरा क्या था कि जब 13 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो जाता है। फिर उसके बाद ये पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के दीवान भी थे। ये पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के दीवान थे। इन्होंने जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी, अर्थात वकालत की जो पढ़ाई की थी, वो लंदन से की थी। लंदन में कहाँ से की थी? किस स्कूल से? तो देखिए द इनर टेम्पुल, देखिए द इनर टेम्पुल, लंदन से उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। फिर दक्षिण अफ्रीका में उसके बाद इनका प्रवास होता है। आइए दक्षिण अफ्रीका के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ये सब महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको अवगत कराया जा रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका में जब ये 24 वर्ष की अवस्था के थे गांधी जी, तो ये 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो उन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक शहर में जाते हैं और ये 1894 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं कब? 1894 ईस्वी में। वहां के भी ये आंदोलन में सक्रिय रहे गांधी जी, जिसकी वजह से इनको कई बार जेल जाना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, ये दक्षिण अफ्रीका में जो इनका प्रवास का काल था वो टोटल 21 वर्षों तक था। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी जी अपने प्रवास के दौरान दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? 21 वर्षों तक रहे। ये सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान इन्होंने एक टालस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। इसी फार्म में बाद में गांधी जी रहने भी लगे थे। उसके बाद डरबन में इन्होंने एक फार्म की स्थापना और की थी जिसका नाम था फिनिक्स फार्म। ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना थी और ये गांधी जी द्वारा स्थापित पहला फार्म भी था। फिनिक्स फार्म गांधी जी द्वारा स्थापित पहला फार्म था और इसकी जो स्थापना की थी वो 1904 ईस्वी में की थी, जिसे बाद में जो है कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन 27 फरवरी 2004 को इस फार्म को पुनः जो है खोल दिया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान मतलब डेट इसका ध्यान से सुनिएगा। 27 फरवरी 2004 को इस फार्म को फिर दोबारा खोला जाता है। और अभी हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम फार्म था। फिर दक्षिण अफ्रीका में ही अपने प्रवास के दौरान इन्होंने एक अखबार का प्रकाशन किया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये इंडियन ओपिनियन जो अखबार था ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। पहला क्या था? गुजराती, ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा हिंदी, तीसरा तमिल और चौथा अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। उसके बाद क्या था? आइए गांधी जी के विचार के विषय में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते थे गांधी जी को आदर्शवादी कहा जाता है। तो ये आदर्शवाद की बजाय इनको व्यवहारिक आदर्शवादी कहना ज़्यादा उचित होगा। ये अपने आप को व्यवहारिक आदर्शवादी कहना ज़्यादा पसंद करते थे। इनके क्रियाकलाप भी उसी प्रकार के थे। मार्क्सवाद की तरह इनके व्यक्तित्व पर जो है मार्क्सवाद का भी या कार्ल मार्क्स का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। ये भी मार्क्सवाद की तरह गांधी जी राज्य को नहीं मानते थे, इसीलिए इनको दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता था। देखिए मार्क्स की तरह ये भी राज्य को हटाने की बात करते हैं, इसलिए इन्हें दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता था।
अब आइए गांधी जी के रामराज के विषय में चर्चा करते हैं। गांधी जी का रामराज 2 पिलर पर टिका था, जिसको सत्य और अहिंसा कहा जाता है। ये सब देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद ये गांधी जी अपने आप में एक समाजवादी भी थे। समाजवादी क्या, सच्चे समाजवादी थे। व्यक्ति, इनका समाजवाद का धारणा ये थी कि ये व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित को भी ध्यान में रखते थे, कि जिसमें व्यक्ति का हित भी हो, साथ साथ समाज का भी हित हो। उसके बाद आइए हम लोग चर्चा करते हैं। समाजवादी के साथ साथ ये अन्याय व अत्याचार के विरोधी भी थे। ये मार्क्स की तरह जो है इनके भी विचार थे कि श्रम को असाधारण महत्व देते थे। उसके बाद इनका भी वही था, कहना था गांधी जी का कि प्रत्येक को उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए और आवश्यकता अनुसार उसको पारिश्रमिक दिया जाए। यही विचार जो है कार्ल मार्क्स के भी थे कि जैसी सामर्थ्य हो वैसा कार्य करिए और जैसी आपकी आवश्यकता हो वैसा जो है आप पारिश्रमिक लीजिए। गांधी जी भी मार्क्सवादियों के अनुसार भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता को नहीं मानते थे। इसकी चर्चा भी आपसे हो चुकी थी। फिर आइए इनके सत्याग्रह के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इनका जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह का मतलब होता सत्य पर आग्रह रह करके कोई कार्य करना। तो उसी प्रकार से इनका जो सिद्धांत था सत्याग्रह का, ये सिद्धांत इनका था कि सत्य को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बना लेना। तो इनका जो सत्याग्रह था, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे लाइन पूछ लेता है। और दूसरा क्या था कि इनका जो सत्याग्रह था, इसमें जो इनका सबसे बड़ा हथियार था सत्याग्रह का, या सबसे अंतिम हथियार था, वो हड़ताल को मानते थे। ये सत्याग्रह करते समय हड़ताल को अपने प्रारंभिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करते थे। इनका सबसे अंतिम हथियार, जब किसी तरीके से बात नहीं बनती थी तब हड़ताल का प्रयोग करते थे। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद जो इनका एक प्रकार से कहिए जो रामबाण था गांधी जी का, या जिसको ये अग्निबाण भी कहते थे, वो उपवास को मानते थे। ये देखिए उपवास सबसे इनका प्रभावकारी अस्त्र था, जिसे ये अग्निबाण भी कहते थे। इनका अग्निबाण था। आइए परिवार नियोजन के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए परिवार नियोजन के विषय में इनका यह कहना था कि आत्मनियंत्रण को ही महत्व देते थे। आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल को ही परिवार नियोजन का आधार मानते थे। उसके बाद फिर गांधी जी का भारत में जो आगमन होता है, अब आइए इनके भारत के आगमन के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा कर देते हैं। इनका जो भारत में आगमन होता है वो 1915 ईस्वी में होता है। जब ये भारत में इनका आगमन होता है तो पहली बार इनकी जो मुलाकात होती है वो गोपाल कृष्ण गोखले से होती है, और इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। और दूसरा, जब ये दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के समय गांधी जी थे, तो अपने प्रवास के दौरान भी वो 1-2 बार भारत आए थे, जिसमें जब 1901 में पहली बार वो भारत आए थे, जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, और उसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान भारत आए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय कांग्रेस की जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम दिनसा वाचा था। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैक्ट और था है कि अपने दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान ही 1901 में ही जब वो कलकत्ता आते हैं, तो उसी समय बॉम्बे में भी जाते हैं, और जहां पे ये जो है एक अपने विधि कार्यालय की स्थापना भी करते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य, कि 1915 में ये अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। बाद में कुछ मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से उस आश्रम को जो है स्थानांतरित किया जाता है। तो वो किया जाता है 17 जून 1917 को। ये अहमदाबाद के कोचरब से इसका स्थानांतरण जो है साबरमती की नदी के किनारे कर दिया जाता है। बाद में इसी आश्रम का नाम जो है साबरमती आश्रम रख दिया जाता है, इसका नाम। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आज समाप्त होता है। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के तथ्यों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। इसको आप लोग बार बार
ध्यान से देखिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं, गांधी जी से प्रश्न बनते हैं तो इन्हीं सब तथ्यों से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर गांधी जी का जो अगला टॉपिक है उसके विषय में हम आपसे चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।